अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर फ्रॉम द बुक ऑफ काइनेजियोलॉजी बाय डीना गार्डनर, द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नेम है पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट को पढ़ने से पहले हमें मूवमेंट्स की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि अगर हम मूवमेंट को क्लासीफाई करें तो हम दो मेजर कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। वन इज़ एक्टिव मूवमेंट एंड द अदर इज़ पैसिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट वो मूवमेंट है जो आपकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पॉसिबल होती है, और पैसिव मूवमेंट वो मूवमेंट है जो कि किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से पॉसिबल होती है। तो अगर हम अपने आज के मेन टॉपिक को डिफाइन करें, the passive movements are the movements produced by an external force during muscular inactivity or when the muscular activity is voluntarily reduced as much as possible to permit movement। तो आपको पैसिव मूवमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हर वो मूवमेंट जो कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से पॉसिबल हो रही है, दैट मूवमेंट इज़ नॉन एज पैसिव मूवमेंट। और अगर हम बात करें एक्टिव मूवमेंट की, तो वो मूवमेंट जो कि आपकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पॉसिबल हो रही है, जिस फोर्स को हम इंटरनल फोर्स कहते हैं, दैट मूवमेंट इज़ नॉन एज एक्टिव मूवमेंट। अब पैसिव मूवमेंट के अंदर भी कुछ कैटेगरीज हैं कि हम एक्सटर्नल फोर्स से मूवमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्यूरिंग मस्कुलर इनएक्टिविटी, कि मसल्स कैपेबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्शन करने के, पेशेंट कोमाटोज है, या पेशेंट को कोई इंजरी है, न्यूरोलॉजिकल इंजरी है, या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से मसल्स इनएक्टिव हैं और वो मूवमेंट परफॉर्म करने के कैपेबल ही नहीं है, तब भी हम ये पैसिव मूवमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें when the muscular activity is voluntarily reduced as much as possible टू परमिट मूवमेंट, कि हमारे मसल्स कैपेबल तो हैं मूवमेंट करने के, लेकिन हम वॉलंटरली मसल्स को रिलैक्स रखते हैं टू परमिट मूवमेंट। तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट आ जाती हैं। हमारे पास स्ट्रेचिंग आ जाती है, पैसिव स्ट्रेचिंग, हमारे पास जॉइंट मोबिलाइजेशन आ सकती है, जॉइंट मैनिपुलेशन आ जाती है, जिसके अंदर हम मसल्स को खुद रिलैक्स करते हैं ताकि फिजियोथेरेपिस्ट अपनी फोर्स यूज़ करते हुए हमारे ऊपर ट्रीटमेंट अप्लाई कर सके। और क्योंकि वो जो फिजियोथेरेपिस्ट अपने हाथ से फोर्स लगा रहा है, वो फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूर इंटरनल फोर्स है, लेकिन हमारे लिए, पेशेंट के लिए जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है, उसके लिए वो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, इसलिए उस मूवमेंट को हम पैसिव मूवमेंट कहते हैं। अगर आप इमेजेस को देखें तो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट की नी फ्लेक्शन कंबाइंड विद हिप फ्लेक्शन करवा रहा है, दैट इज़ अ पैसिव मूवमेंट। यहाँ पे अगर आप देखें एल्बो की फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवा रहे हैं, दैट इज़ अगेन पैसिव मूवमेंट। यहाँ पे अगर देखें तो हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच किया जा रहा है लेफ्ट लिम्ब के, तो दैट इज़ अगेन अ पैसिव मूवमेंट, क्योंकि इन सब सिनेरियोज़ के अंदर पेशेंट की खुद से कोई मूवमेंट नहीं है, कोई इंटरनल फोर्स मसल से जनरेट नहीं हो रही, जितनी भी फोर्स है वो एक्सटर्नल लग रही है, दैट वाई इट इज़ कॉल्ड एज पैसिव मूवमेंट। अगर हम पैसिव मूवमेंट्स को क्लासीफाई करें तो दो मेजर कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। वन इज़ रिलैक्स पैसिव मूवमेंट इंक्लूडिंग accessory movements, and the other is passive manual mobilization techniques that are further subdivided into mobilization of joints, manipulation of joints, and controlled sustained stretching of tightened structures। इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। सो द नंबर वन इज रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट। Relaxed passive movements are the movements performed accurately and smoothly by physiotherapists, and for this a knowledge of anatomy of joint is required। तो इसके ऊपर हमारे पास जो फोकस है वो ये है कि पहली बात कि पैसिव मूवमेंट की क्लासिफिकेशन है, तो जो मूवमेंट है वो पैसिवली परफॉर्म होगी किसी भी एक्सटर्नल फोर्स में, जो कि इस केस के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसकी वजह से पॉसिबल होगी। और ये परफॉर्म की जाती हैं स्मूथली एंड एक्यूरेटली, जो नॉर्मल आपकी जॉइंट की एनाटमी है उसी डायरेक्शन में। जैसे आप इमेज में देखें, अगर इसके अंदर नी फ्लेक्शन कंबाइंड विद हिप फ्लेक्शन परफॉर्म की जा रही है, और उसके बाद जब ये एंड रेंज पर ले आएंगे तो वापस हिप एक्सटेंशन एंड नी फ्लेक्शन परफॉर्म की जाएगी। तो अगर आपको नॉर्मल एनाटमी की नॉलेज है कि हिप के ऊपर और नी के ऊपर कौन सी मूवमेंट परफॉर्म होती है, हिप फ्लेक्शन और नी फ्लेक्शन, और हिप एक्सटेंशन और नी एक्सटेंशन किस तरह से परफॉर्म होती है, तो ही फिजियोथेरेपिस्ट रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स को परफॉर्म करवा सकता है। दीज मूवमेंट्स आर परफॉर्म इन द सेम रेंज एंड डायरेक्शन एज एक्टिव मूवमेंट्स। ये भी एक मेन पॉइंट है कि जैसे हम एक्टिवली परफॉर्म करते हैं, शोल्डर फ्लेक्शन है, शोल्डर एक्सटेंशन है, शोल्डर एबडक्शन, शोल्डर एडक्शन, जिस
रेंज और डायरेक्शन के अंदर हम एक्टिव मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं, रिलैक्स पैसिव मूवमेंट भी उसी रेंज और डायरेक्शन में परफॉर्म की जाती हैं। द जॉइंट इज मूव थ्रू द एग्जिस्टिंग फ्री रेंज एंड विद इन द लिमिट्स ऑफ पेन। ये रिलैक्स पैसिव मूवमेंट का एक मेन पॉइंट है कि आप फ्री रेंज के अंदर मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं एंड विद इन द लिमिट्स ऑफ पेन परफॉर्म करते हैं, कि जहाँ तक आपको बॉडी अलाउ कर रही है वहीं तक आपने रहना है उस मूवमेंट को परफॉर्म करते हुए, और आपने पेन की लिमिट्स भी नहीं क्रॉस करनी when we are talking about relaxed passive movement. Second component is accessory movements. These movements occur as a part of any normal joint movement but may be limited or absent in abnormal joint conditions. They consist of gliding or rotational movements which cannot be performed in isolation as voluntary movement but can be isolated by the physiotherapist. अगर हम इस इमेज को देखें तो आप इमेजिन करें कि ये सपोज नी जॉइंट है, दिस इज़ योर फीमर एंड दिस इज़ योर टिबिया। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है, जो फीमर डाउनवर्ड जा रही है, मतलब एक शख्स स्टैंडिंग पोजीशन में है और वो स्टैंडिंग से सिटिंग में जा रहा है, तो जो उसकी फीमर है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो ये जब फीमर डाउनवर्ड मूव कर रही है तो कुछ सर्टन मूवमेंट्स इनकी आर्टिकुलर सर्फेसिस पे होगी, जो कि रोल और स्लाइड एंड ग्लाइड ये मूवमेंट्स होती हैं, कि यहाँ पे जो फीमर है वो इस डायरेक्शन में रोल कर रही है और जो हमारी फीमर है वो इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रही है। तो ये मूवमेंट्स जो कि आर्टिकुलर सरफेसेस के ऊपर होती हैं और नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट्स का पार्ट होती हैं, दे आर नोन एज असेसरी मूवमेंट्स। और इसमें मूवमेंट्स आती हैं रोलिंग, स्लाइड और ग्लाइड एंड स्पिन मूवमेंट्स। मतलब आपकी जो शाफ्ट ऑफ फीमर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जो आपकी रोलिंग है वो उसी डायरेक्शन में हो रही है, और जो स्लाइड एंड ग्लाइड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। ये कॉन्सेप्ट जो है दैट इज़ नोन एज कन्वेक्स कनकेव रूल, वो हमने एक और वीडियो के अंदर क्लियरली एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है वो ये है कि जो आर्टिकुलर सर्फेसिस के ऊपर मूवमेंट्स होती हैं, रोल, स्लाइड एंड ग्लाइड, जो कि नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट्स का पार्ट हैं, दे आर नोन एज असेसरी मूवमेंट्स। और ये मूवमेंट्स आप सेपरेटली परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब कि आप ये नहीं कर सकते कि आप फीमर को डाउनवर्ड मूव ना करें और आप यहाँ पे रोल और स्लाइड और ग्लाइड करवा दें। ये पेशेंट जिसने मूवमेंट परफॉर्म करनी है वो खुद से आइसोलेट नहीं कर सकता, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट इन बोन्स को फिक्सेट करके इसको आइसोलेट करके परफॉर्म करवा सकता है। दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ जॉइंट मोबिलाइजेशन, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। यहाँ से अगर आप देखें तो आप इसको ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो रोलिंग मूवमेंट है जो कि इधर आर्टिकुलर सर्फेसिस के ऊपर हो रही है, दिस इज़ बेसिकली एन accessory movement. Slide and glide is also an accessory movement and spinning movement is also an accessory movement. ये भी उसी को ही एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो आर्टिकल सर्फेसिस हैं जिसमें ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज़ कन्वेक्स, और जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज़ योर कनकेव कंपोनेंट, और यहाँ पे जो मूवमेंट्स परफॉर्म हो रही हैं दे आर नोन एज असेसरी मूवमेंट्स। असेसरी मूवमेंट्स के अंदर जो आपने मेन बात याद रखनी है वो ये है कि दे कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन एज अ वॉलंटरी मूवमेंट बट कैन बी आइसोलेटेड बाय द फिजियोथेरेपिस्ट। देन जो हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन थी पैसिव मूवमेंट की, वन वाज रिलैक्स पैसिव मूवमेंट इंक्लूडिंग एसेसरी मूवमेंट, और जो सेकंड क्लासिफिकेशन थी दैट वाज मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स, जिसके अंदर मोबिलाइजेशन थी, मैनिपुलेशन थी एंड कंट्रोल्ड सस्टेन स्ट्रेचिंग थी। तो जो पहला कंपोनेंट है दैट इज मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स। दे आर यूजली स्मॉल रेपिटेटिव रिदमिकल ऑसिलेटरी localized accessory or functional movements performed by the physiotherapist in various amplitudes within the available range and under the patient's control. अब इस डेफिनेशन में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको आपने वन बाय वन समझना है। पहली बात कि ये स्मॉल मूवमेंट्स हैं, रेपिटेटिव हैं, रिदमिकल हैं, ऑसिलेटरी भी हो सकती हैं, लोकलाइज्ड भी हो सकती हैं, मतलब सस्टेन्ड भी हो सकती हैं, और असेसरी भी हो सकती हैं, और फंक्शनल प्रॉपर जो ग्रॉस मूवमेंट्स हैं वो भी हो सकती हैं। दे आर परफॉर्म्ड बाय द फिजियोथेरेपिस्ट इन वेरियस एम्पलीट्यूड्स विद इन द अवेलेबल रेंज एंड अंडर द पेशेंट्स कंट्रोल। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें इस इमेज के अंदर, जो बी इमेज है इसके अंदर अगर हम जॉइंट देखें दैट इज़ मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट, यहाँ पे अगर फिजियोथेरेपिस्ट मेटाकार्पल को फिक्स कर देता है और फिलेंजीज को ट्रैक्शन देकर
इस फेलेंजिस को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करता है, जो कि ये इमेज सी के अंदर आप देखें एरो से हाईलाइट किया गया है। तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये स्मॉल मूवमेंट्स हैं, बार बार फिजियोथेरेपिस्ट परफॉर्म करेगा तो रेपिटेटिव मूवमेंट है, एक रिदम में परफॉर्म करेगा फिजियोथेरेपिस्ट तो रिदमिकल मूवमेंट है, और लोकलाइज्ड असेसरी मूवमेंट्स हैं, ये प्रॉपर पूरी फंक्शनल मूवमेंट्स नहीं है। तो ये असेसरी मूवमेंट्स हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट वेरियस एम्पलीट्यूड्स में परफॉर्म कर सकता है विद इन द अवेलेबल रेंज, एंड दैट इज नोन एज मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स। These movements can be done very gently or quite strongly and are graded according to the part of available range in which they are performed। और ये जो क्लासिफिकेशन है कि हम इसको ग्रेडिंग करते हैं, ये मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ जो जॉइंट्स है, जैसे टेक्निक्स हैं डिफरेंट, केल्टन बॉन्ड टेक्निक है, मेटलैंड टेक्निक है, मुलिगन टेक्निक है, उसके अंदर हम डेप्थ में इसको पढ़ेंगे कि इनको हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इतना ज़रूरी है कि यहाँ पे हमारे पास हम माइनर से ट्रैक्शन देते हैं और एक पार्ट को फिक्स करते हैं और फिर रिदमिकल ऑसिलेटरी मूवमेंट्स परफॉर्म कराते हैं विद इन द अवेलेबल रेंज। यहाँ पे अगर देखें तो ये एंकल जॉइंट को मोबिलाइज किया जा रहा है, जिसके अंदर यहाँ से टिबिया को फिक्सेट कर दिया गया है और फुट को ग्रिप किया गया और फिर फुट को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव किया जाएगा, दैट इज़ मोबिलाइजेशन। और अगर हम इसको असेसरी मूवमेंट्स तक भी लिमिट रख सकते हैं, बल्कि हम इसको ग्रॉस फंक्शनल मूवमेंट्स तक भी लिमिट रख सकते हैं, मतलब हम इसको फुल फ्लेक्शन, जो डॉर्सी फ्लेक्शन डॉर्सी एक्सटेंशन है, या प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सिफ्लेक्शन भी करवा सकते हैं, वो भी आपकी मोबिलाइजेशन और जॉइंट की ही कैटेगरी है। लेकिन वो सिर्फ असेसरी मूवमेंट्स नहीं है, वो असेसरी मूवमेंट्स कंबाइंड विद फंक्शनल मूवमेंट है। सेकंड इज मैनिपुलेशन ऑफ जॉइंट्स। अब आपने मैनिपुलेशन और मोबिलाइजेशन दोनों का डिफरेंस समझना है। द मैनिपुलेशन ऑफ जॉइंट्स, दीज एरिया accurately localized, single, quick, decisive movements of small amplitude and high velocity completed before the patient can stop it। अब जो डिफरेंस है, ये मूवमेंट्स लोकलाइज्ड हैं, वो खैर मोबिलाइजेशन भी लोकलाइज। दिस इज अ सिंगल मूवमेंट, वहाँ पे था रेपिटेटिव स्मॉल रिदमिकल मूवमेंट। इट इज़ अ क्विक डिसिसिव मूवमेंट ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड एंड हाई वेलोसिटी। इस मूवमेंट की एक बात है कि मैनिपुलेशन इज ऑलवेज with a high velocity and small amplitude and completed before the patient can stop it। दूसरा पॉइंट जो आपने नोट करना है वो ये है कि मैनिपुलेशन ऑफ जो जॉइंट्स है वो पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होती। दिस मैनिपुलेशन ऑफ जॉइंट इज आल्सो नोन एज HVLA। HVLA स्टैंड्स फॉर हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड, और इसको HVLA थ्रस्ट भी कहा जाता है, हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट मूवमेंट। तो यहाँ पे ये हमारी सिंगल, जो आजकल आप वीडियोस देखते हैं नेट पे, फेसबुक पे, टिकटॉक के ऊपर, जो क्रैक्स डिफरेंट जॉइंट्स की परफॉर्म की जा रही होती हैं, क्रैकिंग साउंड आता है नेक को मूव करने से, फिंगर को मूव करने से, वो जो सिंगल क्विक डिसीजिव मूवमेंट है, दैट इज़ बेसिकली अ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन जो एक फिजियोथेरेपिस्ट परफॉर्म करता है, उसके अलावा एक और मैनिपुलेशन है जो कि आपका सर्जन परफॉर्म करता है, एंड दीज मूवमेंट्स आर परफॉर्म अंडर एनेस्थीसिया बाय अ सर्जन और फिजिशियन टू गेन फर्दर रेंज। द इंक्रीज इन मूवमेंट मस्ट बी मेंटेन बाय द फिजियोथेरेपी। इसके अंदर अगर सपोज किसी पेशेंट का शोल्डर रिस्ट्रिक्टेड है, उसकी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं है एडहेजन्स की वजह से, तो सर्जन पेशेंट को एनेस्थीसिया देकर बेहोश करके उसकी एक क्विक जर्की मूवमेंट परफॉर्म करवाता है उस शोल्डर के एडहेजन्स को ब्रेक करने के लिए, ताकि रेंज कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद वो पेशेंट हैंड ओवर किया जाता है फिजियोथेरेपिस्ट को, ताकि जो रेंज गेन की गई है फिजियोथेरेपिस्ट उस रेंज को मेंटेन कर सके। यहाँ पे अगर आपने देखा हो डिफरेंट वीडियोस के अंदर के नेक को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने के बाद जो क्विक थ्रस्ट मूवमेंट दी जाती है, दैट इज़ नोन एज मैनिपुलेशन ऑफ जॉइंट, और इसको HVLA हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट भी कहते हैं। जो सेकंड हमारे पास इमेज है, दैट इज़ बेसिकली मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया, जिसके अंदर हमारे पास जो सर्जन है वो पेशेंट को एनेस्थीसिया देकर, और आप अगर यहाँ पे इमेज के अंदर देखें कि एक शख्स ने शोल्डर जॉइंट को ग्रिप किया गया है और दूसरे हाथ से, उसी शख्स के दूसरे हाथ से शोल्डर को फुल फ्लेक्शन में लेके जाया जा रहा है, तो दैट इज़ बेसिकली मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया। और इसके अंदर जो पेशेंट है उसकी जो मोस्ट प्रोबेबली कंडीशन होगी कि शोल्डर जो जॉइंट है दैट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड, और उस रिस्ट्रिक्शन को, उस एडहेजन्स को ब्रेक करने के लिए ये जो मैनिपुलेशन है ये परफॉर्म की जा रही है।
लास्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ये कंट्रोल सस्टेन स्ट्रेचिंग ऑफ टाइटन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारे पास जो टाइटन स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें मसल्स हो सकते हैं, फेशिया हो सकते हैं, टेंडन हो सकते हैं, उनको पैसिवली स्ट्रेच किया जाता है, पैसिवली लेंथन किया जाता है, इलोंगेट किया जाता है टू गेन range. Passive stretching of muscles and other soft tissues can be given to increase range of movement. Movements can be gained by stretching adhesions in these structures or by lengthening of muscle due to inhibition of the tendon protective reflex. जैसे अगर डिफरेंट आपने स्पोर्ट्स के मैचेस में देखा होगा कि जब ये मैचेस खेले जाते हैं तो अक्सर जो एथलीट्स हैं उनको हैमस्ट्रिंग में क्रैम्प पड़ जाता है, तो फिजियोथेरेपिस्ट आके कुछ इस पोजीशन के अंदर एथलीट को पोजीशन करता है और फिर वहाँ पे हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच दिया जाता है इस पोजीशन के अंदर, लास्ट के अंदर फुट को भी डोर्सिफ्लेक्स किया जाता है जिससे जो हैमस्ट्रिंग और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जिसमें काफ मसल्स भी आ जाते हैं ये कम्प्लीटली स्ट्रेच होते हैं, और उस स्ट्रेचिंग से जो हमारे पास रेंज ऑफ मूवमेंट है वो गेन की जाती है और मसल्स को लेंथन किया जाता है, मसल्स को रिलैक्स किया जाता है, क्रैम्प को एड्रेस किया जाता है। अगर आप इस पोजीशन में देखें ये अगेन हैमस्ट्रिंग की ही स्ट्रेचिंग है कि आप हिप को फुल फ्लेक्शन में लेकर जा रहे हैं, कीपिंग द नी इन एक्सटेंशन। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो टेक्निक है दैट इज़ नोन एज कंट्रोल्ड सस्टेन स्ट्रेचिंग ऑफ टाइटन स्ट्रक्चर। और क्योंकि इसके अंदर पेशेंट अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, दैट इज़ अगेन अ पैसिव मूवमेंट, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट की एक्सटर्नल फोर्स से ये मूवमेंट पॉसिबल होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेसरी मूवमेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गिविंग सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग, कि आप जब पेशेंट को मोबिलाइजेशन देनी है या मैनिपुलेशन देनी है या स्ट्रेचिंग देनी है या रिलैक्स पैसिव मूवमेंट परफॉर्म करवानी है तो किन किन प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना है, जिसमें जैसे डिफरेंट है, रिलैक्सेशन है, फिक्सेशन है, सपोर्ट है, ट्रैक्शन है, रेंज है, स्पीड एंड ड्यूरेशन है। इन सारी कंपोनेंट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। अगर आप लोगों के इस लेक्चर या किसी और लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।